जय हिंद दोस्तों। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम इस लाइव सेक्शन में इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि करंट अफेयर में जो हम लोगों ने एक परंपरा स्थापित की है वापस लेक्चर्स की, तो वो सीरीज़ को लागू किया जाए वापस से। और हर रोज़ मैं 2 बजे लॉगिन करूँगा, लाइव आऊँगा, आपके साथ करंट अफेयर पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं लाइव दिख नहीं रहा हूँ, ओनली आपको स्लाइड्स दिखेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके हम ये सेटअप कर देंगे कि वापस से पहले की भांति करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएँ और आपको मैं भी लाइव दिखूँ और बाकी चीज़ें भी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में करंट अफेयर की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो एग्ज़ाम में प्री हो या मेंस हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा, एसआई कांस्टेबल, एसएससी आदि, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाल ही में बहुत ज़्यादा डिस्कस चर्चा में रहा है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि भाई कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसका क्या सीन है और किस हिसाब से हमारे लिए ये करंट अफेयर में क्वेश्चंस लेके आ सकता है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो इसके फेमस होने का कारण है कि यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। याद रखिएगा कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला कांजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारे देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। और इस सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग से क्या फ़ायदा होगा, तो याद रखिएगा कि जो वन कर्मी होते हैं, वो वन कर्मी जो होते हैं उनको फॉरेस्ट में लगाया इसलिए जाता है कि वो विभिन्न प्रकार की वनों में होने वाली गतिविधियों को कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि रोकें। जैसे कि हम बात करते हैं कि शिकारियों पर नियंत्रण रखें, जो भी पशुओं का अवैध शिकार होता है और उस शिकार को नियंत्रित करें। यदि उस क्षेत्र में बाढ़ आदि जैसी कोई आपदा आती है तो जिसके द्वारा जो हमारे पशु हैं उस अभयारण्य में रहते हैं, उसको भी बचाया जा सके। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट्स के जो भी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सैटेलाइट फ़ोन इन अधिकारियों को, इन वन कर्मियों को मिल जाएगा तो कहीं न कहीं इन सभी गतिविधियों पे आसानी से वो अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जनता को भारत में सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता है, आम जनता को इसकी अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? और ये जो होते हैं ये विश्व के उपग्रहों से सीधे जुड़े होते हैं। सेल फ़ोन की तरह स्थलीय मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहते। तो जो नॉर्मली आप मोबाइल यूज़ करते हो उसके जैसे इनका नेटवर्क नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए आम जनता को इस प्रकार के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने की बोल सकते हैं अनुमति नहीं होती। सैटेलाइट फ़ोन जो होते हैं वो आमतौर पर कानून लागू एजेंसियों द्वारा उपयोग लाते हैं, मतलब कि कानूनन तौर पर जो एजेंसियाँ हैं वही इसको यूज़ में लेकर आती है। ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर काजीरंगा नेशनल उद्यान के चर्चा के तो हम लोग चीज़ों को समझ चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी अवस्थिति की भी बात करते हैं। अवस्थिति बोले तो लोकेशन के बारे में देखें, इसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं है, असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क और लगभग 42,996 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क के तौर पे हम इसको देखते हैं। और ब्रह्मपुत्र घाटी के जो बाढ़ के मैदान हैं, वो इसको कहीं न कहीं बोल सकते हैं इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, आगे बात करते हैं इसकी वैधानिक स्थिति, मतलब कानूनन तौर पर इसके लिए हम बात करें कि ये किस प्रकार से स्थापित हुआ या कुछ है, तो 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? याद रखेंगे, 1974 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और 2007 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखना है कि टाइगर रिजर्व की दृष्टि से हम देखते हैं तो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट टाइगर है, हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत हमें 1973 से देखने को मिलती है, जिसके तहत टाइगर्स के संरक्षण के लिए हम अलग-अलग जगह पर टाइगर्स के लिए विशेष रिजर्व स्थान घोषित कर रहे हैं और जितने भी हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है उन राष्ट्रीय उद्यान को ही हम टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करते हैं। तो कांजीरंगा जो है असम का जो नेशनल पार्क है, इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और एक तरीके से हम बोले तो एक बहुत ही प्रचलित स्थल है ये कांजीरंगा का, जिसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल जो किया है उसका आधार क्या है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इसे 1985 में, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? और दूसरी बात है कि इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी आप मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो बर्ड लाइफ जो है एक संस्थान है जिसने बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी
मान्यता प्रदान की है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, तो मैं आपको बोल रहा था कि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। तो इसकी एक वजह यहाँ की जैव विविधता भी है। दोस्तों, ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा और प्रसिद्ध है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं। एक सिंग वाले गेंडे जिसको यूएन बोल सकते हैं कि जो आपकी IUCN है, IUCN जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे जो IUCN, ये जो आपकी संस्था है, ये संस्था इसने इसको अपनी एक सिंग वाले गेंडे को इंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में शामिल किया है, मतलब इनको संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया है। अब संकटग्रस्त प्रजाति में अगर ये शामिल है, दैट मीन्स कि हमें इनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैव विविधता की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सिंग वाले गेंडे। ठीक है, और एक सिंग वाले गेंडे जो हैं वो विशेष तौर पर देखा जाता है कि भारत में ही मिलते हैं, भारत के असम में ही विशेष तौर पर ही देखने को हम लोगों को मिलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट एक सिंग वाले गेंडे जैसे प्राणी मिलते हैं, इसीलिए इसको विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर याद रखना है कि भारत में यदि हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक एक सिंग वाले गेंडे जो है कांजीरंगा में मिलते हैं। और पोती तोरा अभ्यारण्य जो है विश्व में गेंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला है। मतलब अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं गेंडे की, तो वो कहाँ पर है? पोती तोरा अभ्यारण्य में मिलता है। आगे बात करते हैं तो कांजीरंगा में विशेष तौर पर 4 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण होता है। यदि हम जैव विविधता में संरक्षण की बात करें तो 4 विशेष प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण होता है कांजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसमें सबसे पहले तो राइनो है, हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है और एशियाई जंगली जो भैंसे होते हैं, जल भैंस होती हैं, इनको भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि नदी और राजमार्ग भी कुछ यहाँ से गुजरते हैं। जैसे कि हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 NH37 जो है वो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 250 से ज़्यादा मौसमी जल निकाय हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डिपहोलू नदी भी है। तो डिपहोलू नदी कौन सी राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप याद रखिएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में बहती है। ठीक है, जब असम की बात आ रही है और असम जो है उसको हम एक करंट अफेयर में देख रहे हैं, तो असम के अभ्यारण्य के अलावा इसमें कुछ और अभ्यारण्य भी पूछ सकता है। जैसे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? असम में है। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? असम में है ना। नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। तो कांजीरंगा के अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो असम में है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बात कर लिए हैं। अब इस प्रकार से आपसे वो किस भी प्रकार का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको बता देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि राणा पुंजा भील, हाल ही में राणा पुंजा झील जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। अब राणा पुंजा भील जो हैं, ये इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखी जाए कि आखिर में राणा पुंजा भील है कौन। क्लियर? चलिए, तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक और ऑनलाइन करंट अफेयर का डिस्कस किया था टॉपिक, जिसमें मैंने आमागढ़ किले के बारे में बात की थी। आमागढ़ किले के बारे में बात की थी डिटेल में। कहीं ना कहीं आमागढ़ किले को लेकर तो राजस्थान में विवाद चल ही रहा था, लेकिन अभी हाल ही में राणा पुंजा भील को लेकर भील समुदाय जो है, आदिवासी भील समुदाय जो है, उन्होंने भी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि विरोध या विवाद छेड़ दिया है। विवाद का जड़ ये था कि राजस्थान में ये जो भील समुदाय है, इसके नायक माने जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं राणा पुंजा। अब जो ऐतिहासिक व्यक्ति राणा पुंजा है, इनकी प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर एक विवाद छिड़ गया था। किसकी प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर विवाद छिड़ गया था? तो आप लोगों को बताना है, राणा पुंजा भील जो है, इनकी प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर हाल ही में विवाद छिड़ गया था। अब इनकी प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर जो विवाद छिड़ा, ये विवाद को भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से जो भी हमारे विरासत रही है, वो हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें या किसी स्थल के तौर पर बात करें, उसको लेकर एक विवाद हमें देखने को मिला। यहाँ पर यदि इनको लेकर विवाद छिड़ा है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि राणा पुंजा भील थे कौन। तो राणा पुंजा भील जो है वो मेवाड़ के 16वीं शताब्दी के शासक थे। कौन? महाराणा प्रताप। इनके समकालिक एक व्यक्ति हैं। तो राणा पुंजा जो है वो महाराणा प्रताप के समकालिक थे 16वीं शताब्दी में। और इन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जब अकबर के साथ लड़ाई हो रही थी महाराणा प्रताप की, जिसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी का वॉर, तो हल्दी घाटी का वॉर भी हुआ था और लंबे समय तक अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में लड़ाइयाँ चलती रही हैं। और ऐसे में महाराणा प्रताप को अकबर कभी भी पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कहानी में, हिस्ट्री में पढ़ाई है क्लास में। तो जब अकबर और महाराणा प्रताप की एक लंबी लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की ताकत को बढ़ाने वाले कोई वीर थे, तो वो राणा पुंजा भील थे। ये भी आपको याद रखना है।
क्लियर। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ जो भील आदिवासी समुदाय था हमारा, वो स्वेच्छा से राणा प्रताप के साथ शामिल हुआ था, और इस भील सेना की जो कमान थी वो पुंजा जी संभाल रहे थे, और बहुत बड़े लेवल पर वॉर जब हुआ था तो इसमें भीलों ने राणा प्रताप की सहायता की थी। इसीलिए इसीलिए जो पुंजा भील थे, इनको जो राणा की उपाधि है वो भी दी गई थी, राणा की उपाधि ने दी गई थी। पहले ये पुंजा भील कहलाते थे। पुंजा भील को राणा की उपाधि दी गई किसके बाद, जब अकबर के साथ लड़ाई में भील समुदाय को साथ लेकर पुंजा भील ने महाराणा प्रताप की सहायता की, तब इन्हें राणा की उपाधि मिली थी। तब से इन्हें राणा पुंजा भील के नाम से जाना जाता है। अब हम पर्टिकुलर भील समुदाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर राणा पुंजा जी से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप बना ही देंगे, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो राणा पुंजा के साथ साथ भील समुदाय भी हाईलाइटेड है। तो भील समुदाय की यदि हम बात करते हैं तो याद रखना है कि भील भारत की एक प्रमुख जनजाति है। याद रखना है कि भील जो है वो भारत की क्या है, एक प्रमुख जनजाति के तौर पर देखी जाती है। और खासकर जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हम किसे देखते हैं, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हम भील जनजाति को देखते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जिसमें निमाड़ के क्षेत्र, झाबुआ, अलीराजपुर के क्षेत्र आते हैं, धार का क्षेत्र आता है, इस पूरे क्षेत्र में भील जनजाति के जो लोग हैं वो ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर भील शब्द की बात कर लेते हैं तो भील जो शब्द है, याद रखिएगा जो भील शब्द है ये द्रविड़ भाषा से निकला हुआ शब्द है। कौन सी भाषा से, द्रविड़ भाषा से निकला हुआ शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है धनुष। इसका अर्थ क्या होता है, धनुष होता है। और हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो हमारे भील समुदाय के लोग हैं उनमें धनुष बाण जो है उसका अत्यधिक महत्व होता है। किसका अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखिएगा धनुष बाण जो है इसका भील समुदाय में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए इस पूरे समुदाय को ही भील बोल दिया गया है। क्लियर है ना। अच्छे धनुर्धर होते हैं कौन, भील लोग जो होते हैं वो अच्छे धनुर्धर होते हैं, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के, गुजरात के कुछ इलाकों में भी हमको ये देखने को मिलते हैं। अगर इनके बारे में और जाने दोस्तों तो याद रखिएगा कि धनुर्धर होने के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जो शिवाजी के द्वारा शुरू की गई पद्धति थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसमें ये एक गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से कहीं ना कहीं ये वार करते हैं, आक्रमण करते हैं, ये पद्धति के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। कौन, भील लोग। अगर भील लोगों के दोस्तों यदि मैं बात करता हूं कि व्यवसाय की, तो आज अधिकांश लोग किसान हैं या फिर अधिकांश लोग खेतीहर मजदूर हैं। इसके अलावा ये कुशल मूर्तिकार भी होते हैं, है ना। याद रखिएगा कि ये कुशल मूर्तिकार भी होते हैं भील लोग, ये भी आप लोग ध्यान रखना विशेष तौर पर। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है ना, उनकी कृषि को चिमाता कहते हैं। इनकी जो कृषि करते हैं, विशेष तौर पर हमने क्या बोला कि ये कृषि कार्य में लगे हैं, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उस कृषि को चिमाता कहा जाता है। ये भी इतिहास में प्रश्न पूछा जा सकता है जनजातियों के लिए, ये याद रखना है। क्लियर। अच्छा, वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि भाई खेती और मजदूर भी हैं, किसान भी है, मूर्तिकार भी है, लेकिन ये वर्तमान में इनका जो जो झुकाव है वो पशुपालन की तरफ भी हुआ है, और इसके अलावा ये वनोपज संग्रह भी करते हैं। ठीक है, वनोपज संग्रह भी करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ये अपने आर्थिक जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार की चीजें करते हैं। क्लियर। हाँ, और यदि इनके हम समाज की बात करें दोस्तों तो ये याद रखना है कि भील समुदाय एक आदिवासी समुदाय का ही एक रूप है। और इस समुदाय में यदि हम बात करें तो जो पुरुष होते हैं ना दोस्तों, वो धोती के अलावा पगड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं साफा, जो पहनने वाला होता है साफा, वो धारण करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं उसको बंडी कहा जाता है, बंडी धारण करते हैं पुरुष। और यदि हम पर्टिकुलर महिलाओं की बात कर लेते हैं तो इस समुदाय में जो महिलाएं होती हैं वो विशेष तौर पर घाघरा चोली, क्या विशेष तौर पर ये महिलाएं घाघरा चोली धारण करती हैं। घाघरा चोली के अलावा यदि हम बात करते हैं तो ओढ़नी भी इनमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है। और एक बात और याद रखना है कि भील समुदाय में जो जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। इनको सजना संवरना बहुत पसंद होता है, सजने का बहुत शौक होता है, तो आभूषण प्रिय होते हैं। और इनमें विशेष तौर पर गुदना गुदवाने की परंपरा भी चलती है। गुदना गुदवाने का परंपरा जो है वो भी इनमें बहुत ज्यादा चलती है। गुदवा गुदवाने की परंपरा का मतलब क्या है, टेटू बनाना। इनको टेटू बनवाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम इनके समाज की बात करते हैं तो ये शाकाहारी भोजन भी करते हैं। याद रखिएगा कि शाकाहारी भी खाना खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, दोनों प्रकार का ये खाना भोजन लेते हैं। इसके अलावा इन्हें महुआ और ताड़ी पीना इनका शौक होता है, इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक प्रकार की शराब है जो ये लेते हैं।
और इनके समाज में यदि मैं बात करूं तो इनकी संस्कृति में फागुन के माह में, फागुन के समय होने वाला नृत्य जो है, इनका त्यौहार जो है, जिसको हम बोलते हैं भगोरिया, भगोरिया जो है ये इनका एक इम्पॉर्टेंट नृत्य भी है और एक प्रकार का मेला भी, हाट भी लगता है जो फागुन के माह में चलता है, जिसका संबंध विवाह संबंधों के संदर्भ में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भील समुदाय होता है वो और दूसरे प्रकार के डांस फॉर्म को भी लेकर चलता है, जिसमें घूमर एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, घूमर को लेते हैं। इसके अलावा जो गौरी नृत्य होता है तो गौरी नृत्य भी हमको भील लोगों में देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट तरीके से यदि देखते हैं तो भीलों में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम देख रहे हैं। और तो और मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी भीलों से रिलेटेड, क्योंकि भील जो है वो एमपीपीएससी में जनजाति वाले टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना ही है, तो प्री में दोनों के हिसाब से आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना चाहिए। इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि भील जो जनजाति है इसकी कुल कुछ उपजातियां भी हैं। इसकी क्या है, कुल कुछ उपजातियां भी हैं। अगर इसकी कुछ उपजातियों की बात करता हूं तो इसमें इंपॉर्टेंट तौर पर आप देखिएगा भिलाला, एक तो भिलाला, दूसरा आपका होता है पटेलिया, पटेलिया, तीसरा आपका होता है बरेला, भिलाला, पटेलिया, बरेला। ये इसकी उपजातियों के तौर पर विशेष तौर पर देखते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आप इनको उपजाति के तौर पर इसको याद रख सकते हैं कि भीलों की उपजातियां भिलाला, पटेलिया, बरेला आदि होती हैं। इसके अलावा यदि इनके हम घर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा कि या तो ये बांस के, मिट्टी के या खपरेल के, कवेलू जिसको हमारे बुंदेलखंड एरिया में बोलते हैं, तो जो कवेलू होते हैं जिसको हम खपरेल बोलते हैं, तो मिट्टी, बांस और खपरेल के घरों में ये रहना पसंद करते हैं। इनके निवास क्षेत्र जो होते हैं बेसिकली वो ऊंचे स्थान पर होते हैं, ऊंचे पर बने होते हैं इनके निवास क्षेत्र, और इनके दो निवासों के बीच में दूरी भी ज़्यादा होती है, डिस्टेंस पे इनके मकान बने होते हैं। इनके जो घर होते हैं ना उनको फाल्या कहा जाता है, घरों को क्या बोलते हैं, फाल्या इनके घर कहलाते हैं। इसके अलावा इनके घरों में जो खिड़की होती है उसको नदी कहते हैं, खिड़कियों को क्या कहते हैं दोस्तों, नदी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो इनसे रिलेटेड है वो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन करते आ रहे होंगे, क्योंकि ये भील वाला टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट आपको कवर करवा दिया है। क्लियर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो भील लोग हैं इनका मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं राणा प्रताप और आदि लोगों से बहुत ज़्यादा संबंध रहे हैं, और इनका आदिवास जो ये समुदाय है, इनका राजपूत शासकों के साथ यदि हम बात करें तो इनका एक विशेष संबंध भी रहा है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो अभी विवाद चल रहा है वो हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर। चलिए आगे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब ये क्या सर्विस है, याद रखिएगा कि परिवहन विभाग ने इस प्रकार की ट्रांसफर सर्विस शुरू की है, कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली है, जहां पर यह है कि जो आम लोग हैं वो मोटर लाइसेंस कार्यालय में आए बिना, याद रखिएगा, मोटर लाइसेंस कार्यालय में आए बिना जो भी आम जनता है वो अपने घरों से ही पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कि अब आपको मोटर लाइसेंस कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप आपके घर पे बैठे बैठे आवेदन कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस हो या पंजीकरण प्रमाण पत्र हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं हम बात करें तो दिल्ली वालों के लिए एक विशेष सुविधा ये शुरू हुई है। इस प्रोग्राम में ये भी बोला गया है कि केवल ड्राइविंग टेस्ट के लिए या कार फिटनेस टेस्ट के लिए आपको परिवहन कार्यालय जाना पड़ेगा, इसके अलावा किसी भी चीज के लिए आप परिवहन कार्यालय नहीं जाते हैं तो भी काम चलेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से परिवहन संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन चीजें उपलब्ध करवाने वाला दिल्ली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास। एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021। कहीं ना कहीं ये बात करें तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि किसी इस्लामिक स्टेट कंट्री के साथ होगा। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का एक बोल सकते हैं परिणाम हमको देखने को मिलता है कि इन दोनों देशों में अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा कि पहला ऐसा अवसर है जब सऊदी अरब और भारत के बीच में ऐसा कोई नौसैनिक का काम हो रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे जाने की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना में जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होता है आईएनएस कोची जो है वो अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। कहाँ जा रहा है ये, यूएई जा रहा है, जहाँ पर ये अभ्यास होने वाला है, याद रखना, ठीक है।
हाँ, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि युद्धाभ्यास लेने के पीछे एक और रीज़न यहाँ पर है कि इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओमान के एक मर्चेंट टैंकर पर ड्रोन हमला हो गया था और उसके बाद ब्रिटिश नागरिक और रोमनाई नागरिक की मौत हो गई थी। ऐसे में जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है तो ऐसे में ये युद्धाभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे करंट टू कोर करंट अफेयर में जब जाते हैं तो, कि वर्ष दिसंबर माह में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, याद रखिएगा सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जो थे वो दो महत्वपूर्ण देश थे खाड़ी, जैसे कि सऊदी अरब और बोल सकते हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात में गए थे दौरा करने के लिए। इस प्रकार पहला कोई दौरा था हमारा जो हमने यहाँ पर किया है एक साथ, ठीक है। तो इसलिए ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुदीराम बोस। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में 11 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि थी। तो 11 अगस्त 2021 को खुदीराम बोस की पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर हम करंट अफेयर में इसको टॉपिक कर रहे हैं, है ना। बात करें तो 1889 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। किसका? खुदीराम बोस का। मतलब ये बंगाल से थे। और 1905 में, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि 1905 में जब भारत में वायसराय के पद पर लॉर्ड कर्जन थे, उस समय हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एकता को तोड़ने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति को खंडित करने के लिए, उसे दो भागों में बांटने के लिए, हमारे अंदर सांप्रदायिकता का जहर भरने के लिए, हिंदू मुसलमान एकता को प्रभावित करने के उद्देश्य से जो कर्जन है उसने 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी थी, जिस निर्णय को 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी किया गया था और हमने 16 अक्टूबर को जो है वो शोक दिवस के तौर पर भी घोषित किया था। इस समय यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके विरुद्ध सक्रिय तौर पर एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिनका नाम था खुदीराम बोस, ठीक है। खुदीराम बोस जो है वो 15 वर्ष की उम्र में ही अनुशीलन समिति का सदस्य बन गए थे और 20वीं शताब्दी में उनकी प्रारंभिक संस्थाओं में से एक संस्था जो थी वो अनुशीलन समिति थी, जिसमें वो शामिल हुए थे, जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। यदि हम बोस के बारे में और बात करें तो 1908 में इनके लिए एक निर्णायक समय था। ये घटना इतिहास में आप लोगों से पूछी जाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है कि खुदीराम बोस वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिले, मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का इन्होंने प्लान बनाया। उनकी हत्या का प्लान बनाने के लिए किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे जो बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट भी थे, इनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। लेकिन मुद्दा ये था कि किसी तरीके से ये लोग बच गए और बचने के बाद कहीं ना कहीं खुदीराम बोस और इन लोगों के ऊपर एक केस हुआ है। तो ये घटना कब की गई थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि किंगफोर्ड का बम कांड जो है वो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, अदालत में उनके ऊपर कार्रवाई चली थी और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये महान क्रांतिकारी थे जिनको इस घटना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगला है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार भी हाल ही में चर्चा में रही है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करते हैं तो इसकी चर्चा का कारण होने का कारण था कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी क्षेत्र में भी इन्होंने उत्कृष्टता हेतु एक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अब चूंकि हमारे देश में एक मान्यता यह है कि राजीव गांधी जो थे इनके समय से ही हमारे देश में आईटी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, इसलिए इनके नाम पर ही सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी में उत्कृष्टता पुरस्कार उसकी घोषणा की है। किसके नाम पर? राजीव गांधी के नाम पर की। अब जब ये बात आती है तो फिर थोड़ा सा सूचना प्रौद्योगिकी का इतिहास भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इस लेक्चर में इस बारे में डिस्कस कर रहा हूं, बराबर। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार होगा वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी होंगी उन कंपनियों को, उन संस्थाओं को दिया जाएगा। मतलब आईटी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को, आईटी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा आईटी के लिए, जिसका नाम होगा राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि सार्वजनिक उपक्रम जैसे महाराष्ट्र आईटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो किसको बनाया गया है? तो महाराष्ट्र आईटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसका बोल सकते हैं कि नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो राजीव गांधी का अग्रणी योगदान है उसको याद किया जाए, उसको रेखांकित किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के युग की शुरुआत की कहीं ना कहीं बोल सकते हैं तो राजीव गांधी का इंपॉर्टेंट योगदान था। भारत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्रांति का जनक जो है वो राजीव गांधी जी को माना जाता है। डिजिटल इंडिया के वास्तुकार जो इनको माना जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं, इसीलिए ये पुरस्कार इनके नाम पर लाए हैं।
अगला जो आपका दोस्तों टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। मैं बात करूँगा हिंदुस्तान के 4 बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बनने वाले शहर इंदौर की। दोस्तों इंदौर जो है वो 4 बार सबसे स्वच्छ शहर तो बना ही बना, लेकिन 2021 में इसके नाम एक और बोल सकते हैं गौरवान्वित करने वाला चीज़ जो वो जुड़ गई है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है, तो वो इंदौर को घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित तो कर दिया है। ऐसे में इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर बन गया जिसको सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान में तो रैंकिंग 1 मिली ही लगातार 4 बार। दूसरी बात कि वाटर प्लस शहर घोषित होने का वाला सबसे पहला शहर जो है वो भी इंदौर ही बना है। यहाँ पर याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, आरोग्यता, साफ सफाई और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण होता है। अब ये जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है, इस सर्वेक्षण में एक नई चीज़ यूज़ की गई है। इसके मुताबिक ये था कि शहर के 30% सीवेज जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पर? इंदौर में। मतलब जल के क्षेत्र में आपकी स्मार्टनेस दिखाने वाले शहरों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इंदौर में यदि हम देखें तो यहाँ पर शहर के 30% सीवेज जल का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, उसको पुनर्उपयोग कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो पुनर्चक्रित जल का उपयोग है वो आम लोग अपने बगीचों में, निर्माण स्थलों में कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो शहर में कुल 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 110 मिलियन लीटर जल का उपचार होता है, तो ये एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वाटर प्लस प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों की यदि हम बात करते हैं तो इंदौर नगर निगम जो है उसने 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवरों को छोटे छोटे व बड़े नालों से जोड़ा गया है। शहर की कान्हा नदी और सरस्वती नदियों की सीवेज लाइनों को इससे मुक्त कर दिया गया है। इसी का फल ये था दोस्तों कि हमारे इंदौर शहर की जो नदियां हैं ये साफ सुथरी नदियों के तौर पर हम इन्हें देख रहे हैं। बिल्कुल स्वच्छता हमें इन नदियों में भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो इंदौर जो है वो निसंदेह एक कीर्तिमान की तरह बढ़ रहा है और हमारे यहाँ की तारीफ करनी होगी कि बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग। यदि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो 2021 में ये एक और रैंकिंग जो दी गई है वो जारी कर दी गई है। इसमें ये बोला गया है कि जो कतर का हवाई अड्डा है, कतर का हवाई अड्डा जिसको हम बोलते हैं दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? आप बोलोगे दोहा हमद, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हाल ही में घोषित किया है। लेकिन हम बात करें हमारे देश भारत की तो हमारे देश जो है उसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली का, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में जो है ये तीसरी बार दुनिया के शीर्ष 50 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हुआ। मतलब हम भी कम नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो 45वीं रैंक हासिल किया है और लगातार तीसरी बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है जिसमें अच्छे हवाई अड्डे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर पर हमद दोहा का जो हवाई अड्डा है वो शामिल है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी रैंकिंग निर्धारित करने का आधार होता है ग्राहकों की समीक्षा। ग्राहकों से इसका एनालिसिस करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनकी समीक्षाओं के आधार पर ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। क्लियर है? तो याद रखना कि कहीं ना कहीं हवाई अड्डा उद्योग के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए निसंदेह एक अच्छी व्यवस्था है जिसके कारण हम मोटिवेट होते हैं इन चीज सुविधाओं को सुधारने के लिए। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। ये आज का आखिरी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत सरकार ने 2018 के लिए अपने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार भी एक प्रकार का पुरस्कार है जो 2018 के लिए हाल ही में घोषित किया गया है, जिसमें जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, याद रखना है केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? याद रखना है 1985 में राजीव गांधी जी के समय इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य ये होता है कि जो श्रमिक जिनका विशेष प्रदर्शन है, नवीन क्षमताओं के साथ, उत्पादक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ, साहस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ जो प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2018 के जो पुरस्कार है ना दोस्तों वो 3 श्रेणियों में दिए गए। कितने श्रेणियों में दिए गए? 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। पहले श्रेणी में श्रम भूषण पुरस्कार दिया गया है, 1 लाख रुपए नगद दिया गया है इसमें। दूसरा है श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार जो 60,000 रुपए दिए गए हैं और तीसरा है श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार जिसमें 40,000 रुपए दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार की राशि थी
आपको ध्यान रखना है। और इसमें याद रखिएगा कि इस पुरस्कार के कुल 49 कर्मचारियों को यदि हम बात करें तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यों का निष्पादन कितना बेहतर हो रहा है, ये भी हमको समझना है कि अच्छे कामों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 49 कर्मचारियों को चुना गया है, जिसमें से केवल 20 कर्मचारी जो वो निजी क्षेत्र के हैं और इन सब में 8 महिलाएं भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक समावेशी कार्य की संस्कृति जो हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार से तो आज के हमने जो करंट अफेयर के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, याद रखना कि ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग कंटिन्यू रोज 2 बजे इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, कल वापस मिलते हैं। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।